हाय हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो कल हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देख लिए हैं और आज हम देखेंगे जो भी हमारे बचे हुए अकाउंटिंग टर्म्स है वो आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट चैप्टर का हमारा बन जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं असेट मतलब क्या। तो असेट मतलब ऐसी चीज़ जो अगर आप फ्यूचर में सेल करेंगे तो उससे आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा या फिर बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या किया, लैंड परचेस की है और अगर कुछ साल बाद आपने उसको सेल कर दिया, तब तक उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई होगी, राइट। उससे क्या होगा, फिर आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे चीज़ को, ऐसी थिंग को ही हम असेट कहते हैं, जिसकी एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन दैट हैज़ मॉनिटरी वैल्यू, कुछ मॉनिटरी वैल्यू होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, असेट कहेंगे। और उसकी ओनरशिप जो होती है वो बिजनेस के या फिर कंपनी के पास होती है। तो असेट मतलब क्या हो गया, जैसे लैंड हो गई, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया। असेट को भी फिर 3 टाइप में कैटेगराइज किया है, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है अपना नॉन करंट असेट। तो नॉन करंट असेट मतलब ऐसी असेट जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, उसको क्या कहते हैं हम, फिक्स असेट या फिर नॉन करंट असेट। मतलब क्या, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हमने एक बार खरीदी कर ली अपने बिजनेस के लिए, अगर हमने खरीदी कर लिया, परचेस कर लिया, तो उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, राइट। हमें बार बार परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। उस मशीनरी से हम आगे अगर कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने होंगे, कुछ भी करना होगा, तो वो मशीनरी हमें काम में आएगी, तो वो जो मशीनरी है हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। तो इसे ही हम कहते हैं नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट को ही फिक्स असेट भी कहा जाता है। तो देखो फिक्स असेट के भी फिर 2 टाइप है, जैसे कि फर्स्ट है अपना टेंजिबल असेट एंड सेकेंड है नॉन टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, सॉरी। हाँ, तो टेंजिबल असेट मतलब क्या, टेंजिबल असेट मतलब ऐसी असेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और जो सीन या टच कर सकते हैं, मतलब वो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे टेंजिबल असेट कहते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो आँखों से। फॉर एग्जांपल देखो, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो कुछ भी असेट जो भी आप बिजनेस में लेके आते हो और उसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, टेंजिबल असेट। फिर है अपना इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता और दे कैन नॉट बी सीन और टच, जिसका मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल असेट। जैसे कि पेटेंट, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये क्या हो गए, इंटेंजिबल असेट। ओके, फिर है देखो करंट असेट। सेकेंड टाइप है असेट का अपना करंट असेट। तो करंट असेट मतलब ऐसी असेट जो हेल्ड इन बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। मतलब ऐसी असेट जो इजीली कैश में कन्वर्ट होती है, जैसे कि डेटर्स हो गया। अभी कल ही हमने देख लिया, डेटर्स मतलब क्या, हमने किसी को उधार पे गुड्स दे दिए, सपोज 2 महीने के लिए दे दिए हमने उसको उधार पे गुड्स 1.5 लाख के, और 1.5 लाख 2 महीने के बाद आपके पास आ जाएगी, मतलब कैश आपके पास आ जाएगी, राइट। तो विदिन 1 ईयर हो गया ना, कुछ कम टाइम के अंदर अगर आपको कैश जनरेट हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम करंट असेट कहते हैं। जैसे कि स्टॉक भी हो गया। स्टॉक मतलब क्या, जिसमें हम ये करते हैं, बिजनेस कर रहे, ट्रेड कर रहे, तो वो अपना स्टॉक होता है जो बचा हुआ, तो वो भी करंट असेट ही है। उसको सेल करके आपको तुरंत कैश मिल जाती है, कैश इन हैंड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, करंट असेट। तो करंट असेट मतलब जो इजीली कन्वर्ट होती है कैश में। फिर है देखो फिक्टिशियस असेट। तो फिक्टिशियस असेट मतलब ऐसी असेट जो टेंजिबल नहीं होती है, एक मतलब ऐसी काइंड ऑफ इंटेंजिबल असेट होती है जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, उसको ही हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस असेट। अभी देखो इंटेंजिबल असेट की तो रियलाइजेबल वैल्यू होती है ना, जैसे अभी यहाँ पे देखा हमने, इंटेंजिबल असेट मतलब गुडविल। तो हम गुडविल जब सेल करते हैं तो उसकी कुछ अमाउंट मिलेगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी, राइट। तो वो मतलब इंटेंजिबल असेट की जो है वो वैल्यू होती है, वैल्यू हमें मिलती है। पर फिक्टिशियस असेट ऐसी टाइप ऑफ इंटेंजिबल असेट होती है जिसकी हमें वैल्यू नहीं मिलती। फिक्टिशियस असेट भी है, देखो, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी, दे आर इमेजिनरी असेट बट डू नॉट हैव रियलाइजेबल वैल्यू, राइट। फिक्टिशियस एसेट एक इमेजिनरी एसेट होती है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम आगे देखेंगे, जब हम एक्सपेंडिचर के टाइप पढ़ेंगे उसमें हम और अच्छे से समझ लेंगे। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। असेट के 3 टाइप है, नॉन करंट असेट, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट। नॉन करंट असेट यानी कि फिक्स असेट के भी 2 टाइप है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट मतलब ऐसी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिसको सीन और टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस और कैन नॉट बी सीन एंड टच। फिर है करंट असेट जो इजीली कन्वर्ट होती है कैश में, एंड लास्ट है फिक्टिशियस असेट जो इमेजिनरी असेट है और एक टाइप ऑफ इनटेंजिबल असेट है बट उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो नहीं होती है। ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है अपना रिसिट। तो देखो रिसिट भी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ऐसी रिसिप्ट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जनरेट होती है, मतलब ऐसी अमाउंट जो रिसीव होती है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई एक फर्नीचर डीलर है, कौन है, सपोज एक फर्नीचर डीलर है, उसने क्या किया, सेल किए फर्नीचर, उसने फर्नीचर सेल किया, राइट। तो वो क्या हो गए, ये इसका बिजनेस ही क्या है, वो फर्नीचर परचेस करता है और आगे रीसेल करता है। रीसेल करना, फर्नीचर रीसेल करना वो उसका बिजनेस है। तो ये जो सेल कर रहा है, इससे जो अमाउंट उसको रिसीव होगी उससे वो क्या बोलेगा, उससे वो बोलेगा रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि वो उसकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, राइट। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिसीव हुई है, इसलिए वो हो गई उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है ना, वो क्रेडिट साइड शो होती है ट्रेडिंग एंड पीएनएल की। ये हम बाद में देखेंगे, पीएनएल क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो ये समझ लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन जो भी होता है, रिसिप्ट हो या एक्सपेंडिचर, ये पीएनएल या ट्रेडिंग में आता ही है। और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब डेली अब बिजनेस एक्टिविटी से जो अमाउंट जनरेट होती है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, वही मैंने बताया, फर्नीचर डीलर ने अगर उसका गुड्स यानी कि फर्नीचर सेल किया तो उससे जो अमाउंट मिलेगी उस वो हो गई आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। देन है कमीशन एंड फीस रिसीव्ड और सर्विस रेंडर। अगर आपको कुछ कमीशन मिल रहा होगा, कुछ आप ऐसी सर्विस करें जिससे आपको कमीशन मिल रहा है, फीस रिसीव हो रही है, तो वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। या फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, ये भी हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर है देखो कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या। तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसी रिसिप्ट जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। मतलब जैसे कि ये फर्नीचर डीलर है, इसने क्या किया, एक पुराना उसके पास एसी था, वो उसने सेल कर दिया। तो फर्नीचर डीलर का मेन बिजनेस क्या है, फर्नीचर सेल करना। बट इसने कुछ रीज़न की वजह से, पुराना हो गया, नया लेना है, कुछ भी हो रीज़न, उस वजह से उसने वो पुराना एसी जो था वो सेल कर दिया, और उससे जो अमाउंट जनरेट हुई ना, उसको फिर बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। क्यों बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट? क्योंकि ये इसका बिजनेस नहीं है। इसका बिजनेस है फर्नीचर सेल करना, ना कि एसी सेल करना, एसी को बेचना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचना, ये उसका बिजनेस नहीं। उसका बिजनेस है फर्नीचर सेल करना। तो ये हमेशा नहीं होगा। कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसी अमाउंट जो हमें रिसीव होती है, ये कभी कभार ही होती है, ये डेली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है। तो देखो कैपिटल रिसिप्ट भी जो है वो बैलेंस शीट में शो होता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल रिसिप्ट मतलब कंट्रीब्यूशन बाय ओनर रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, वही मैंने बोला, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, एनी अदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जनरेट होता है, एंड कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो कभी कभी हमें वो इनकम जनरेट होती है, अमाउंट रिसीव होती है। ओके, फिर हम देखते हैं, फिर है अपना एक्सपेंडिचर। फिर क्या है एक्सपेंडिचर? तो एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्चा। तो बिजनेस में एक 2 टाइप के खर्चे होते हैं, मतलब जो भी खर्चा होता है वो 2, एक तो बैलेंस शीट में जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में जाएगा। तो देखो अगर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब डेली बेसिस के जो एक्सपेंडिचर है ना, वो आपके ट्रेडिंग या पीएनएल में जाते हैं। और ऐसे एक्सपेंडिचर जो आप कभी कभार करते हो, जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते, जो असेट रिलेटेड होते हैं, असेट होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाते हैं। तो अभी हम और अच्छे से इसको समझेंगे। तो एक्सपेंडिचर मतलब देखो, एक्सपेंडिचर को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन है रेवेन्यू, एंड थर्ड है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब
ऐसा एक्सपेंडिचर इज इनकर टू अक्वायर फिक्स असेट और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। मतलब जब भी हम कुछ परचेस करते हैं असेट, फिक्स असेट अगर परचेस करें या फिर उसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है कुछ एक्सपेंस करने से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और इसका जो बेनिफिट है वो भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है और वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, मतलब बार बार नहीं होता है वो एक्सपेंडिचर, कभी कभार ही होते हैं और उसका जो बेनिफिट वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। जैसे कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में शो होती है, वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट में शो होते हैं। फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ मशीनरी हो गया, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर, ये क्या हो गए, ये हो गया आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 year, और दीज आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अपेयर इन ट्रेडिंग P&L अकाउंट। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो डेली बेसिस पे इनकर होते हैं और उसका बेनिफिट जो है वो हम शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। जैसे रेंट पे किया आपने एक जगह ले ली है बिजनेस के लिए और उसका आपको रेंट पे करना है, तो अगर आपने रेंट पे किया तो 1 महीने के लिए उसका बेनिफिट मिलेगा, 1 month रेंट, 2 month, जितने मंथ का रेंट पे करोगे उतना मंथ का आपको रहने के लिए मिलेगा, मतलब उतने मंथ का आपको वो बेनिफिट मिलता है। तो यही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपके नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए लगता है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो कभी कभार होते हैं और उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में दिखाते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में दिखाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या हो गए फिर, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस दिया अपने वर्कर्स को, ये हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हम देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर है, बट इसका बेनिफिट जो है विच नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 year इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी देखो इसने क्या बोला है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, यहाँ पे हमने देखा इसका जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमें मिलता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है और लेस देन 1 year ऐसे बोला है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग वो है। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो ऐसे टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 year मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपने कुछ हेवी एडवर्टीजमेंट की है, मतलब आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, सपोज 1 लाख रुपए का आपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया है 1 लाख रुपए का, और उसका बेनिफिट जो है आपको लगता है आगे जाके 5 साल तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको क्या लग रहा है, ये जो एक्सपेंडिचर आपने किया है उसका बेनिफिट आपको 5 years तक मिलेगा आगे चल के। तो आप पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर जो है 1 लाख ये करंट ईयर में नहीं दिखाएंगे, करंट ईयर में नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट जो है वो आने वाले 5 सालों तक मिलेगा, राइट। तो ये जो 1 लाख है इसकी अमाउंट को 5 से डिवाइड करके फिर 5 साल तक आपको उसका जो है वो बेनिफिट दिखाना पड़ेगा। यानी कि कितना, 20,000 ऐसे आपको आने वाले 5 सालों तक ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपको दिखाने पड़ेंगे आपके अकाउंट्स में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 year आपको मिलता है, जैसे हो गए रेवेन्यू हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एक गुडविल। तो गुडविल मतलब क्या, गुडविल मतलब किसी भी कंपनी की रेपुटेशन, फेम, नाम, ब्रांड, इज्जत, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हम गुडविल। सपोज इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप सपोज एक नॉर्मल नमक है, नॉर्मल सॉल्ट है और टाटा का सॉल्ट है। तो इन दोनों में टाटा का सॉल्ट अगर महंगा भी होगा, सपोज ये हो गया आपका 50 रुपीज़ का और ये है 30 का, तो टाटा का सॉल्ट जो है ये महंगा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सॉल्ट। फिर भी हम कौन सा नमक परचेस करेंगे, टाटा का नमक परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक ब्रांड है, इसकी वैल्यू है, इसकी रेपुटेशन है और हमें पता है कि हम इसका मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है।
तो यही ये जो ब्रांड, ये जो नेम फेम होता है, रेपुटेशन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ही गुडविल बोला जाता है। और गुडविल जो है वो मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी उसको मेजर किया जाता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट भी है और गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गुडविल मतलब क्या। फिर देखो, फिर है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? तो डेप्रिसिएशन मतलब सपोज अगर आपने क्या किया, एक कार परचेस की, कार परचेस की 15 लाख की, और आपने उसको यूज़ किया और कुछ 2-3 साल बाद आपको लगा कि हाँ उसको बेच देना चाहिए और नई कार लेनी चाहिए, तो आपने उसको बेच दिया। कितने में? सपोज आपकी ये कार 12 लाख में सेल हो गई, तो कितना डिफरेंस आया? 3 लाख। कम में क्यों सेल हुई? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप परचेस करते हो और उसको यूज़ करते हो तो यूज़ करने से उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो प्राइस है वो घट जाती है। तो वही जो प्राइस घट जाती है उसी को ही क्या बोलते हैं? उसी को ही डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो डेप्रिसिएशन मतलब श्रिंकेज इन ए वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। मतलब यूज़ करने की वजह से जो भी उसकी असेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है, तो उस गिरावट को, उस घट को जो है वो डेप्रिसिएशन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर है हमारा एंट्री। एंट्री मतलब क्या? तो देखो, एंट्री मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट जो होता है, इवेंट मतलब रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम एंट्री कहते हैं। ओके, फिर है देखो आपका नरेशन। फिर क्या है? नरेशन। तो नरेशन मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, उसको ही नरेशन कहा जाता है। सपोज कोई भी ट्रांजैक्शन है, उसकी एंट्री आपने पास की, तो एंट्री पास करने के बाद आपको ब्रैकेट में एक नरेशन बताना पड़ता है। मतलब वो ट्रांजैक्शन को, एक ट्रांजैक्शन का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, उसे ही नरेशन कहते हैं। तो सपोज आपने क्या किया, एक परचेस की मशीनरी परचेस, मशीनरी परचेस फ्रॉम मिस्टर राम ऑफ रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख की आपने मशीनरी परचेस की है मिस्टर राम से। तो यहाँ पे परचेस मशीनरी फ्रॉम मिस्टर राम ऑफ रुपीज़ 2 लाख ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे आपने क्या किया है? मशीनरी परचेस की है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी तो पहले एंट्री आ जाएगी, और एंट्री के बाद इसका जो है आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा नरेशन में। तो नरेशन जो है वो हमेशा स्टार्ट होगा एक तो बीइंग से या फिर फॉर से। तो इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग मशीनरी परचेस फ्रॉम मिस्टर राम। बीइंग मशीनरी परचेस फ्रॉम मिस्टर राम। बस इतना आपको लिख देना है और हो गया आपका नरेशन। तो नरेशन हमेशा याद रखना, ये हमेशा एक तो बीइंग या फिर फॉर से स्टार्ट होगा। ओके, फिर है देखो रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मतलब क्या? रेवेन्यू मतलब ऐसी इनकम जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट होती है और जो रेगुलर इन नेचर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स हो गया, एंड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर। सेल ऑफ गुड्स हो गया, या फिर आपने कुछ सर्विस दी, उससे जो अमाउंट रिसीव हुई डेली, मतलब डेली बेसिस पे। यहाँ पे क्या बोला है? देखो, रेवेन्यू इज अ अकाउंट, रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग मतलब रेगुलर बेसिस पे आपकी इनकम जो है वो जनरेट होती है। ऐसे कुछ वो जो इनकम होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स हो गया, जैसे मैंने बोला था अभी, फर्नीचर डीलर ने फर्नीचर सेल किया तो उससे कुछ अमाउंट जनरेट हुई, तो वो क्या हो गई? रेवेन्यू। तो वो जो इनकम हो गई उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड रिसिप्ट ऑफ रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ओके, और ये डे टू डे अफेयर्स से जनरेट होती है। फिर है देखो, फिर आपका इनकम मतलब इनकम। तो अब देखते हैं इनकम मतलब क्या। इनकम मतलब ऐसा प्रॉफिट जो
आपको अर्न होता है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड है, उसमें जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनकम कहते हैं। तो देखो प्रॉफिट इनकम का भी एक फॉर्मूला है, जिसे रेवेन्यू प्लस अदर इनकम ऐड करके एक्सपेंस अगर आपने लेस किया तो आपको जो है वो इनकम मिल जाएगा। फिर से एक बार, रेवेन्यू प्लस अदर इनकम अगर आपने ऐड की और उसमें से एक्सपेंस आपने रेस कर दिया, मतलब टोटल रेवेन्यू से अगर आप ये क्या हो गई, सपोज आपकी टोटल इनकम हो गई या फिर रेवेन्यू हो गया, इससे अगर आप एक्सपेंस लेस करते हो तो आपको इनकम मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये आपका एक्सपेंस हो गया, फिर ये सेल ऑफ गुड्स मतलब रेवेन्यू हो गया, और ये इंटरेस्ट ऑन एफडी ये अदर इनकम हो गई, क्योंकि ये अदर इनकम है। तो फिर इसका इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 21,000 प्लस 2,000 माइनस 15,000, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 8,000, वो हो गई आपकी इनकम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पहले एक बार फिर से सुन लो, रेवेन्यू मतलब ऐसी इनकम जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट होती है, मतलब वो कोई प्रॉफिट नहीं है, वो आपने सेल किए 10,000 में सेल किया, 20,000 में सेल किया, तो जो 20,000 है 10,000 है, वो जो सेल की अमाउंट है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। और इनकम मतलब क्या, वही जो रेवेन्यू है उसमें से सपोज आप 20,000 के आपने गुड्स सेल किए और उसके ऊपर आपको खर्चा लगा 10,000 का, तो जो 10,000 है वो होगी आपकी इनकम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो, फिर अपना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब डेली एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी जो होती है उससे जो इनकम जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसी एग्जांपल में देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी कि एक्सपेंस है आपके 15,000 के और रेवेन्यू कितना है 21,000 का, तो जो बैलेंस आएगा वो होगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और इनकम में एक ही डिफरेंस है, प्रॉफिट में रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है और इनकम में रेवेन्यू में अदर इनकम ऐड होके फिर आपको एक्सपेंस जो है वो माइनस करना पड़ता है, फिर आ जाता है आपका प्रॉफिट। ओके, फिर देखो देन है गेन। अभी गेन मतलब क्या, गेन मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अराइज होता है, एक मिनट, इट इज़ अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम ट्रांजैक्शन विच आर नॉट ऑपरेटिंग, दैट इज बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस बट आर इंसिडेंटल टू सच गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और मशीनरी। मतलब गेन मतलब जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी होती है ना, उससे जो आपको इनकम जनरेट होती है, जैसे 10,000 की चीज़ आपने 20,000 में दे दी, तो 10,000 जो प्रॉफिट है आपका, उसको गेन नहीं कहते। गेन मतलब जो सपोज आपने लैंड सेल की, आपने मशीनरी सेल की, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो आप कभी कभार करते हो और वो एक्टिविटी करने के बाद आपको अगर कुछ इनकम जनरेट होती है, कुछ प्रॉफिट मिलता है, तो उस प्रॉफिट को ही गेन बोला जाता है। जैसे सपोज एक बिल्डिंग की कॉस्ट थी 10 लाख और उसको आपने सेल किया 12 लाख में, तो गेन कितना हो गया फिर 2 लाख, तो ये 2 लाख आपका गेन हो गया। ये ट्रांजैक्शन कभी कभार जो होते हैं उससे जो आपको इनकम जो प्रॉफिट मिलता है उसे आप गेन कहोगे। और लॉस मतलब कॉस्ट ऑफ प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस, करेक्ट। मतलब क्या है, इफ़ गुड्स सोल्ड, जो आपने 2 लाख में गुड्स सेल कर दिए पर उसको जो एक्सपेंस लगे टोटल वो 2,40,000 के लगे, तो लॉस कितने का हो गया आपका, 40,000 का लॉस हो गया। मतलब इनकम कम हो गई, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, तब आपको लॉस होता है। तो गुड्स तो हमने देख लिए, परचेस वगैरह ये सब हमने देख लिया था। फिर है देखो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या, तो सॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन जिसकी असेट ज़्यादा होती है, जिसकी असेट ज़्यादा होती है लाइबिलिटी से। मतलब सपोज एक पर्सन है, उसकी टोटल लाइबिलिटी है 20 लाख की और उसके पास असेट है 50 लाख, तो 50 लाख में से वो 20 लाख का पे कर सकता है ना, वो मतलब उतनी उसकी कैपेसिटी है कि वो उतनी अमाउंट उसको पे कर दे, उसका वो फाइनेंशियली उतना साउंड है कि वो उसकी अमाउंट जो है वो 20 लाख पे कर देगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही सॉल्वेंट पर्सन कहा जाता है। पर इसका उल्टा, सपोज आपके पास लाइबिलिटी है 50 लाख की, लाइबिलिटी है 50 लाख की, बट आपके पास असेट है 20 लाख की, तो इस केस में क्या है, वो जो पर्सन है वो 50 लाख की लाइबिलिटी नहीं पे कर सकता, राइट, क्योंकि उसके पास ही 20 लाख की प्रॉपर्टी है, 20 लाख की असेट है, तो वो 50 लाख कैसे देगा, वो 20 लाख तक ही दे सकता है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंट।
ऐसे पर्सन को बोला जाता है इंसॉल्वेंट। तो देखो, पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन असेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, एंड पर्सन असेट मोर देन हिज लायबिलिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन। फिर है देखो नेक्स्ट डिस्काउंट। तो देखो डिस्काउंट मतलब क्या? छूट। डिस्काउंट मतलब छूट जो सेलर परचेसर को देता है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट के भी दो टाइप है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट मतलब ऐसा डिस्काउंट जो कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस पे मिलता है। सपोज अगर आप किसी शॉप में चले गए और वहाँ पे 20% की सेल चल रही है, 20% सेल, 5% सेल, ऐसे कुछ बोर्ड लगा हुआ है और आपने सेल में वो गुड्स जो है वो परचेस किया है, तो वो जो डिस्काउंट आपको मिला है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। तो देखो, इफ़ गुड्स आर 1000 के गुड्स थे जो आपने सेल किए 5% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 950। तो वो जो गुड्स है वो हम रिकॉर्ड करेंगे 950 पे ही, ना कि 1000 पे। तो ये एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमेशा नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है? नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, जो सेपरेटली नहीं दिखाया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सपोज अगर आपने 1000 रुपये के अपने गुड्स थे, आपको 950 में मिले, तो आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि आपका गुड्स जो है 1000 का है, आपको 950 में मिले और 50 जो है आपको डिस्काउंट मिल गया। वो आपकी इनकम बोल के आप नहीं शो कर सकते। आपको जो पूरे गुड्स है वो 950 पे ही दिखाने पड़ते हैं। इसका मतलब इसको ही ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल। एंड सेकेंड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है ना, ये कब दिया जाता है? तो देखो, अगर क्या हुआ, आपको 1000 की चीज़ थी 90 में मिल गई डिस्काउंट देके, ट्रेड डिस्काउंट से, सॉरी 100 की चीज़ 90 में मिल गई ट्रेड डिस्काउंट से। पर अगर आपने बोला कि ये 90 रुपये में 2 दिन में 4 दिन में आपको दे दूंगा, पर सेलर को अगर वो पैसे जल्दी चाहिए होंगे और उसको बायर से 90 रुपीज़, मतलब जो 90 रुपीज़ है उसको वो जल्दी चाहिए, तो वो क्या बोलेगा? सर मैं आपको और 5% का डिस्काउंट देता हूँ, पर आप मुझे ये पेमेंट जो है वो 1 दिन में कर दो या फिर अभी कर दो। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब पेमेंट के लिए इनकरेज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जो है, इट इज़ अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। जब रिसीव करने की मतलब जब रिसीव करना होता है तब आपको जो सेलर से डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट कहा जाता है। सपोज आपने टोटल मतलब डिस्काउंट लेके, जैसे मैंने अभी बोला, 100 की जो चीज़ थी वो आपको 90 में मिल गई, पर अगर कुछ रीज़न की वजह से मतलब इसको लगता है, सेलर को लगता है कि नहीं मुझे इसकी ये कस्टमर से प्राइस अभी चाहिए, पैसे अभी चाहिए, तो वो क्या करेगा? और आपको उसने बोल दिया मैं और आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा, तो जितनी अमाउंट है 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो उसमें से जितनी अमाउंट आप पे कर सकते हो वो तुरंत आप अभी पे कर दो। उसको क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट बोलेंगे। तो कैश डिस्काउंट इज़ अ कंसेशन गिवन फॉर इनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब जल्दी पेमेंट करने के लिए इनकरेज करता है। इनकरेज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट जो है वो आप सेपरेट शो करते हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट, जैसे मैंने अभी बोला 100 की चीज़ आपको 90 में मिल गई, आपको 10% यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद फिर से इसने 10% का अगर आपको डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है, तो वो जो चीज़ होगी वो कितने में रिकॉर्ड होगी? तो वो चीज़ रिकॉर्ड होगी आपकी 81 में। तो कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा? मतलब ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे कितना मिल गया? 10 रुपये, और कैश डिस्काउंट कितना मिला आपको? 9 रुपये। ओके, तो कैश डिस्काउंट कब कैलकुलेट करते हैं? कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही कैलकुलेट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या। फिर हम देखते हैं आगे। फिर है देखो डेबिट। डेबिट मतलब क्या, वो हमने पढ़ लिया है। डेबिट मतलब लेफ़्ट साइड जो होती है अकाउंट की उसे हम डेबिट कहते हैं। और क्रेडिट, क्रेडिट मतलब राइट साइड ऑफ अकाउंट को क्रेडिट साइड कहा जाता है। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर एक ऐसे पर्सन होता है जो इन्वेस्ट करता है अमाउंट इन बिजनेस एंड बेयर ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। यानी कि प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, जो खुद की कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है ना, वो खुद ऑल रिस्क भी लेता है, बेयर करता है और अमाउंट भी इन्वेस्ट करता है, उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। प्रोप्राइटर इन शॉर्ट ओनर। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का प्रोप्राइटर कौन है?
रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसका प्रोप्राइटर कौन है? मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी जी, ठीक है। बुक वैल्यू मतलब ऐसी अमाउंट एट विच एन आइटम एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। मतलब सपोज लाख रुपए की चीज़ है, उसको एक साल यूज़ करने के बाद 90,000 अगर उसकी अमाउंट बची है, प्रेजेंट वैल्यू अगर हम बेचने जाए तो 90,000 है, तो 90,000 क्या हो गई? उसकी बुक वैल्यू हो गई। और बुक वैल्यू हमेशा कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। फिर ये देखो अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर पहले क्या था? इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ विच अकाउंट आर मेंटेन और क्लोज बाय प्रोप्राइटर। ओके, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? एक 12 महीने का पीरियड होता है। और पहले क्या होता था? अकाउंटिंग ईयर जो है ना, वो कोई भी कैसे भी फॉलो करता था, मतलब कभी कैलेंडर ईयर, कभी फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर ईयर एज पर ट्रेडिशन हम फॉलो करते थे। बट अभी एज पर इनकम टैक्स पर्पज़ अकाउंटिंग ईयर हमेशा स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च। ओके, अकाउंट ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में। जैसे अभी जो 25-26 है तो इसका अकाउंटिंग ईयर क्या आएगा? 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। तो ये क्या हो गया? अकाउंटिंग पीरियड हो गया। और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फिर हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। फिर है देखो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में कुछ इवेंट होने के बाद समझ में आएगी कि वो जनरेट होगी या नहीं होगी। मतलब वो सर्टेन नहीं है, वो कंफर्म नहीं है कि वो हमें लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक वर्कर है, इसने क्या किया? एक क्लेम किया है 5,000 का कंपनी पे अगेंस्ट द बिजनेस। उसने क्या किया? 5,000 का कॉम्पनसेशन मांगा है कंपनी से और इसका डिसीजन जो है ये कोर्ट में पेंडिंग है। इसकी फाइनल वर्डिक्ट हमें नहीं पता। तो इसमें क्या होगा? एक तो हम केस जीत जाएंगे, कंपनी केस जीत जाएगी, या फिर कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये कंपनी को पता नहीं है कि आगे क्या होगा। तो इस साल तो ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो इसको कहाँ दिखाएंगे? इसको दिखाना तो पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, P&L में दिखाएंगे, ट्रेडिंग में दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे? तो ये जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है ना, ये इट इज़ नॉट शोन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड नहीं दिखाई देती, ये दिखाई देती है इट इज़ शोन बाय वे ऑफ फुट नोट टू बैलेंस शीट सिंपली एज इंफॉर्मेशन। तो ये जो है ना, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उसके नीचे एक फुट नोट बना के वहाँ पे हम शो करते हैं कि हमें इतनी इतनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है जो आगे चल के अराइज हो सकती है और हमें पे करनी पड़ सकती है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST मतलब पहले कैसे था? एक्साइज ड्यूटी अलग से पे करनी पड़ती थी, सेल टैक्स अलग से पे करना था, वैट, सर्विस टैक्स, ये सारे अलग अलग सर्विसेज के ऊपर, अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग टैक्स पे करने पड़ते थे। बट अब क्या हो गया? अब सिंपली गवर्नमेंट ने इन सारे टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया और उसका नाम है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और GST जो है ये पे करना पड़ता है एट टाइम ऑफ परचेज भी, एंड इट इज़ GST जो कलेक्टेड होता है एट टाइम ऑफ सेल। तो इसका बाद में हम और अच्छे से देखेंगे। तो आई होप आपको अभी तक जो मैंने बताई ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो देखो हमारा GST हो गया, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, अकाउंटिंग ईयर, बुक वैल्यू, डेबिट क्रेडिट, डिस्काउंट भी हो गया, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट ये भी हमने कल पिछली वीडियो में देख लिया है, डेटर्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, देन परचेस रिटर्न हो गया, परचेसेस हो गया, फिर देखो गुड्स भी हमने देख लिया है, लॉस हो गया, गेन हो गया, प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू, नरेशन, गुडविल, डेफर्ड एक्सपेंडिचर हो गए, रिसिप्ट हो गई, असेट हो गया, फिर ये स्टॉक भी हमने कल देखा था, लाइबिलिटी भी देख ली थी, और ये बाकी ड्राइंग कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो आई होप आपको ये सारे
जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने बताने की कोशिश की है, मतलब क्या है ये अकाउंटेंसी जो है, ये जर्नी तो बहुत लंबी है और ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज हो, कुछ टर्म्स के बारे में अगर पता हो तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। जैसे कभी आ जाता है आपने परचेस कर लिया, फर्स्ट चैप्टर में आ जाएगा आपने गुड्स परचेस कर लिए इतने इतने रुपए के, तो उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे दिखाएंगे, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपको आ ही जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि परचेस किया गुड्स, तो गुड्स अकाउंट क्यों नहीं दिखाते, परचेस अकाउंट क्यों दिखा रहे। तो आई होप ये सारी जो है छोटी मोटी चीज़ें ये मैंने कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब हमारा अभी कल से स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 1, तो आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ दिक्कत ना हो और वो समझने में आसानी हो। इसलिए मैंने ये सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको समझ में आ रही है और अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप ये आपकी फ्रेंड को भी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ उसके साथ भी शेयर करो। और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। और अगर कुछ गलत लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।